सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार। अपना इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बिरसा हरित ग्राम योजना क्या है, आज मैं इसका संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। यह वीडियो लंबा होने वाला है, लगभग यह वीडियो 1 घंटा तक है। यदि आप इसको शुरू से लेके अंत तक आप देख लेते हैं तो बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत आम बागवानी योजना का संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं बिरसा हरित ग्राम योजना क्या है, आज मैं इस पर संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले देखते हैं बिरसा हरित ग्राम योजना क्या है, हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। झारखंड में मनरेगा अंतर्गत क्रियान्वित वृक्षारोपण की योजना को बिरसा हरित ग्राम योजना कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वृक्षारोपण किया जाता है। सबसे पहला है रेती ज़मीन पर। यदि आपका ज़मीन रेती हो तो उस पर आप आम वृक्षारोपण कर सकते हैं। दूसरा है मिश्रित फलदार पौधों का रोपण। इसमें आप आम अमरूद एवं नींबू लगा सकते हैं। नेक्स्ट है अर्जुन, आसन, तसर एवं सेमियलता लाख वृक्ष का हम रोपण कर सकते हैं। यदि आपके पास गैर मजरूआ ज़मीन है, GM लैंड ज़मीन है तो आप इस पर वृक्षारोपण भी कर सकते हैं। तीसरा है सड़क के किनारे रैखिक वृक्षारोपण। अर्थात बिरसा हरित ग्राम योजना में आप 3 तरह का वृक्षारोपण कर सकते हैं। रेती ज़मीन पर, गैर मजरूआ ज़मीन पर और सड़क के किनारे है आप वृक्षारोपण कर सकते हैं। बागवानी की योजना 5 वर्षों के लिए क्रियान्वित की जाएगी। जिन स्थानों पर सिंचाई की सुविधा हो वैसे स्थान पर फलदार एवं सेमिलता बागवानी किया जाता है। जिन स्थानों पर पूर्व से वर्षों से सिंचाई की सुविधा है जैसे कुआं, तालाब, लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई आदि। इस तरह भूमि सुधार की योजना जैसे TCB की योजना, नाली जीर्णोद्धार की योजना, LBS योजना आदि का क्रियान्वयन किया गया है। उस स्थान पर आप बहुत ही आसानी से वृक्षारोपण कर सकते हैं। प्राथमिकता के आधार पर आप काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फलदार बागवानी के लाभों कौन कौन हो सकते हैं। सबसे पहले निम्न श्रेणी को लाभुकों को ही बागवानी का लाभ दिया जा सकता है। अनुसूचित जाति हो अर्थात SC हो, अनुसूचित जनजाति हो अर्थात ST हो, आदिम जनजाति हो, गरीबी रेखा से नीचे हो अर्थात BPL वाला परिवार हो, महिला प्रधान वाला परिवार हो, शारीरिक रूप से विकलांग वाला परिवार हो, भूमि सुधार का हितग्राही हो, IAY PMAY का लाभार्थी हो, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम के तहत लाभुक हो, लघु किसान हो अर्थात 2.5 एकड़ से लेके 5 एकड़ ज़मीन पर खेती करता हो या सीमांत किसान हो 2.5 एकड़ या उससे कम रकबा ज़मीन पर भी खेती करता हो। ग्रामीण जिनका आजीविका मुख्य खेती पर निर्भर करता हो, उनके परिवार में 1 से 2 वयस्क मनरेगा में काम करते हो या काम करने का इच्छुक हो, उनके पास कम से कम 0.5 एकड़ निजी ज़मीन हो जिसमें किसी प्रकार का कानूनी विवाद नहीं हो, वे इस ज़मीन में
आम बागवानी के साथ साथ खेती बाड़ी अंतः फसल करने में सक्षम एवं इच्छुक हो। इसके अलावे इस योजना के क्रियान्वयन एवं देखभाल में समय देने में सक्षम हो, ऐसे लोग आम बागवानी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं जमीन का चयन कैसे करेंगे और फलदार पौधा कहाँ लगाएंगे। जमीन का चयन और फलदार पौधा कहाँ लगाएं। फलदार पौधा हमेशा एक पैच में लगानी चाहिए जिसमें कम से कम 4 से 5 इच्छुक परिवारों का जमीन एक साथ हो। इससे नियमित देखभाल आसानी से होती है। वैसी टांड जमीन चुनें जिसमें किसान कम से कम एक बार उड़द, मड़ुआ, कुल्थी आदि का खेती करता हो। यदि किसान इच्छुक हो, उसका सिंचाई का साधन हो, उसका जमीन पैचा में नहीं हो तो भी बागवानी ले सकता है या बागवानी किया जा सकता है। एक गांव में कम से कम 5 एकड़ एवं प्रखंड में कम से कम 50 एकड़ जमीन पर बागवानी किया जाना है। अतः वैसे गांव का चयन करें जहां पूर्व में बागवानी किया गया हो। पैच गांव के मुख्य रास्ते से अत्यधिक दूरी पर न हो, अन्यथा लाभुक के आने जाने एवं बागवानी की सामग्री को पैच तक पहुंचाने में कठिनाई होती है, दिक्कत होती है। मिट्टी की गहराई कम से कम 1 मीटर हो। मिट्टी की गहराई आसपास खोदे गए गड्ढों को देखकर पता लगा जा सकता है। अधिक पथरीली या मोरम वाला मिट्टी में नहीं हो, अन्यथा पौधों का वृद्धि सही से नहीं हो पाता है। पैच के 100 मीटर की दूरी के अंदर साल भर सिंचाई का साधन होना चाहिए। जैसे आम बागवानी के अगल बगल नदी, नाला, कुआं, तालाब इत्यादि उपलब्ध होना चाहिए। पैच में किसी प्रकार का कानूनी विवाद नहीं होना चाहिए। जिस स्थान में झाड़ियाँ एवं बड़े वृक्ष अधिक हो, वैसे स्थानों में फलदार वृक्ष रोपण नहीं करना चाहिए। ये देखिए, हम आपको यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत झाड़ी है और जंगल है। इस तरह इस स्थान पर भी आप आम का वृक्षारोपण नहीं करें। इस तरह का यदि आपके पास टांड़ हो जहाँ पेड़ पौधे अधिक नहीं हो, उस जगह पर आम बागवानी का जमीन का चयन करना बहुत ही अच्छा रहता। अब हम बात करते हैं आम वृक्षारोपण के बारे में। सबसे पहले 1 एकड़ में कुल 192 पौधा, 112 आम तथा 80 इमारती पौधे लगते हैं, जिनका अनुमानित लागत 3.4 लाख रुपया है। अर्थात आप 1 एकड़ में 192 पौधा आपको लगाना है। इसमें से 112 जो है आम का पेड़ रहेगा। आम का पेड़ में मुख्य रूप से मल्लिका, अम्रपाली या तोतापुरी जो है यह मुख्य आम होता है, इसी को लगाना चाहिए। इसके बाद इसमें 80 इमारती पौधे हैं, जिसमें सखुआ, सागवान, शीशम या गम्हार का पेड़ रहता है। इसमें से आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 6 जो है वह जलकुंड बनाया जाता है। रेती जमीन पर एक परिवार को अधिक से अधिक 1 एकड़ एवं कम से कम 50 डिसमिल जमीन एक साथ पैच में योजना क्रियान्वित होने तक या उसमें आप फलदार वृक्ष का रोपण कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कम से कम 1 एकड़ ज़मीन होना चाहिए। यदि उससे कम हो तो 50 डिसमिल होना चाहिए। उससे भी यदि कम हो तो 1 या 2 या 3 जितने लोग का ज़मीन है एक साथ मिलकर आपस में 1 एकड़ या ½ एकड़ ज़मीन करने के बाद ही आम बागवानी लगाया जा सकता है।
फलदार वृक्षारोपण उन्हीं स्थानों पर क्रियान्वित किया जाना है जहां सिंचाई का साधन उपलब्ध हो। अर्थात मैं फिर से कहता हूं, यदि आप आम बागवानी लगा रहे हैं, यदि वहां पर पानी का सिंचाई का साधन नहीं हो तो उस जगह पर वृक्षारोपण संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले आप सिंचाई का साधन देखने के बाद ही आप वहां पर वृक्षारोपण करना चाहिए। अप्रैल महीना के अंत तक पौधा रोपाई हेतु गड्ढा एवं घेरान का काम पूरा कर लेना चाहिए। अप्रैल महीना के अंत तक पौधा रोपाई है एवं गड्ढा एवं घेरान का काम पूरा कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं आम वृक्षारोपण के लिए लेआउट। आपको हम लेआउट के माध्यम से बताएंगे कि आम का वृक्षारोपण कैसे करना चाहिए। आपके सामने हम यहाँ पे दिखा रहे हैं इसका लेआउट जो है कैसे किया जाता है। यह जो आप मॉडल देख रहे हैं, यह ज़मीन 1 एकड़ ज़मीन में है, जिसका जो आप देख रहे हैं, आप इसका सामने ज़मीन का जो है आप लेआउट देख रहे हैं। सबसे पहले है इमारती पौधा बागान के चारों ओर लगाया जाएगा। आप यहाँ पर जो ये देख रहे हैं, ये आपका जो है ये इमारती पौधा लगाया जाएगा। फिर यहाँ से आप यहाँ पे देखिए, जहाँ पे लगेगा साइड में जो है यहाँ पे इमारती का पौधा लगेगा। इमारती पौधा में जैसा हमने बताया आपको, गमहार, सागवान, शीशम या सखुआ कुछ भी हो सकता है। तो यह जो है ज़मीन का साइड में जो है यहाँ पर यह पेड़ लगाया जा सकता है। यह जो पौधा रहेगा यह इमारती पौधा रहेगा। इमारती पौधा जो है मेड़ से 2.5 मीटर अंदर लगेगा। इमारती पौधा से इमारती पौधा बीच का जो अंतर रहेगा, अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है एक पौधा से दूसरा पौधा की जो दूरी रहेगा यह 8 फीट रहेगा। इसका दूरी जो है 8 फीट रहेगा, या आप इसको 8 फीट एक पौधा से दूसरा पौधा का जो दूरी रहेगा आम बागवानी का वह 8 फीट कम से कम रहेगा। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम आम पौधा। यहाँ पे देखिए ये है आम पौधा मेड़ से 7.5 मीटर अंदर या इमारती पौधे से 5 मीटर की दूरी पर लगेगा। आम पौधा से आम पौधा की दूरी 5 मीटर रहेगा। ये सब जो आप देख रहे हैं सामने, ये सब सारे इसमें जो है यह सारे आम का पौधा है। एक पौधा से दूसरा पौधा की दूरी जो रहेगा कम से कम यह 15 फीट रहेगा। 15 फीट से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से देखिए, ये जो है ये पौधा से भी दूरी है 15 फीट, ये पौधा से ही 15 फीट, ये पौधा से ही 15 फीट, ये पौधा से 15 फीट और ये पौधा से भी 15 फीट। इस तरह आम का जो दूरी रहेगा वह 15 फीट कम से कम रहेगा। अब यहाँ देखिए ये है 15 फीट और ये 15 फीट से 8 फीट की दूरी पर, अर्थात लगभग जो है यह 15 और 8 23 फीट जो हो जाता है, उस तरह का दूरी होना चाहिए। अर्थात आम का पौधा से शीशम का पौधा या इमारती पौधा का जो दूरी रहेगा वह 8 फीट रहेगा। अर्थात आपका जो ज़मीन है, ज़मीन से 22 फीट या 23 फीट पर आपका पहला आम का पौधा लगेगा। आपका जहाँ पर ज़मीन लास्ट कर रहा है वहाँ से ज़मीन से लास्ट पर आपका 8 फीट पर जो है पहला आपका इमारती पौधा लगेगा और इमारती पौधा से 15 फीट की दूरी पर आपका जो है वह आम का पौधा लगेगा। इस तरह से आप देखिए, इस तरह से जो है आप इसको सारा लाइनिंग करना है। सारा जो पौधा लगाना है वह सेंटर में लगाना है। सेंटर में लगाने से बहुत ही अच्छा देखने में लगता है और सारा जो इसका काम धाम करने के बाद बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो आप यदि लगाते हैं तो आप इसी तरह से आप आम का पौधा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे है बागान के चारों ओर सीपीटी बनाया जाएगा। सीपीटी का मतलब होता है कैटल प्रूफ टंच।
अर्थात कहने का मतलब है यह जानवर रोधक खाई है। इसको CPT बनाने से यह होता है कि कोई भी जानवर आपका आम बागवानी में हेलने के लिए गड्ढा पार करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका आम खा सकता है या उसको नष्ट कर सकता है। इस तरह से आप अपना ज़मीन के बगल में, घोरान के बगल में आप CPT लगा सकते हैं। CPT का मतलब होता है कैटल प्रूफ ट्रेंच, मवेशी रोधक खाई। जिस तरह हम लोग देखते थे कि बोलते थे यह घड़ी जो है, यह घड़ी वाटर प्रूफ है, अर्थात इस घड़ी में पानी से कोई असर नहीं पड़ेगा। उसी तरह यदि आपका CPT है, उस तरह से कोई भी जानवर यदि जाएगा तो जानवर से कोई असर इस पर आपका नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आम पौधा के लिए गड्ढा के बारे में। जो आम का पौधा का जो गड्ढा रहेगा वह 3 फीट 3 फीट 3 फीट रहेगा, अर्थात 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 3 फीट गड्ढा रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इमारती पौधा का गड्ढा कैसे रहेगा। इमारती पौधा के लिए जो गड्ढा रहेगा वह 2 फीट 2 फीट 2 फीट रहेगा, अर्थात 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट वह गड्ढा रहेगा। अब हम आपको यहाँ पर फलदार बागवानी का लेआउट के बारे में कुछ और जानकारी देने वाला हूँ। पौधा से पौधा एवं कतार से कतार, अर्थात लाइन से लाइन की दूरी समान होनी चाहिए, अतः लेआउट सीधी रेखा में होनी चाहिए। जो लेआउट करेंगे, जो पौधा लगाएंगे वह सीधी रेखा में लगाएंगे, लाइन से लाइन लगाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, खेत की लंबाई की तरफ से सीधी रेखा बनाना है, अर्थात मेड़ से 2.5 मीटर अंदर की ओर 2 से 3 स्थानों पर माप कर सीधी रेखा बनाएं। आप देख सकते हैं सामने जो इस तरह है, इस तरह बना सकते हैं। आप इसमें ज़मीन का जो है देख सकते हैं कि ज़मीन आपका सही कैसे होगा। कोई ज़मीन टेढ़ा रहता है, कोई ज़मीन तिरछा रहता है, तो भी उस ज़मीन को देखने के लिए जो है आप इस विधि से जो है आप इसको आसानी से बना सकते हैं और इसी पर जो है आपका लाइन सही हो सकता है। यह जो है 90 डिग्री का कोण बनाकर दिखा रहा है कि जहाँ पे आपका पॉइंट है वह सीधा आएगा। इसी प्रकार से आप इसको नाप सकते हैं। लेआउट के समय जिस टाइम आप लेआउट करते हो उस समय लाभुक मेट की उपस्थिति में सुनिश्चित करें, जिससे यह पता चल पाएगा, लाभुक को भी अच्छा से समझ में आ पाएगा और मेट उसको सही से बता पाएगा। इसलिए लेआउट के समय लाभुक का, मेट का उपस्थिति बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं वृक्षारोपण हेतु गड्ढा खुदाई के लिए। अब ने आप लोग देख लिया उसका लेआउट कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि वृक्षारोपण हेतु गड्ढा खुदाई कैसे करना है, अर्थात जहाँ पे हम आम लगाएंगे आम का गड्ढा कैसे करेंगे। अभी हमने बताया कि आम का गड्ढा जो करेंगे 3 फीट 3 फीट 3 फीट करना है, तब उसका हम संपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। जो गड्ढा होगा, खुदाई की ऊपरी 1 फीट की मिट्टी अलग, नीचे 1 फीट का मिट्टी अलग रखना पड़ेगा। अर्थात जब हम गड्ढा 3 फीट करेंगे तो 3 फीट में मेरा 3 लेयर बनता है। पहला 1 फीट का लेयर, दूसरा 1 फीट का लेयर और तीसरा 1 फीट का लेयर, अर्थात 3 फीट गड्ढा करने में 3 लेयर बनता है। तो सबसे पहले आप जो मिट्टी हैं 1 फीट का मिट्टी एक तरफ रख लीजिए, पूरब रखिए, पश्चिम रखिए, आप ध्यान रखिए। उसी प्रकार जो दूसरा लेयर आएगा आप भी उसको एक तरफ रख दें। तीसरा लेयर जो आएगा आप उसको एक अलग तरफ रख दें। अर्थात आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि हमने जो मिट्टी निकाला है 3 लेयर का, तीनों जो लेयर रहेगा, जितने भी सारे गड्ढा होगा, उसी प्रकार सबको एक लाइन में रखना है। एक तरफ का जो मिट्टी रहेगा अलग रहेगा, एक तरफ का मिट्टी अलग रहेगा और एक तरफ का मिट्टी अलग रहेगा। अर्थात 3 फीट का जो मिट्टी होगा 3 लेयर में होगा, तीनों लेयर अलग अलग स्थान पर रख देना है। गड्ढा भराई के समय ऊपर वाला मिट्टी को गड्ढा में पहले एवं बाद वाला मिट्टी को बाद में देना
पड़ता है। इसमें ऐसा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो ऊपर का मिट्टी रहता है वह मिट्टी उपजाऊ ज़्यादा होता है, बीच वाला मिट्टी ऊपर के अपेक्षा कम होता है, और 3 फीट का जो और नीचे रहेगा वह ऊपर के अपेक्षा और कम उपजाऊ रहता है। इसीलिए जिस टाइम हम मिट्टी भराई करेंगे उस टाइम इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सबसे पहले जो ऊपर वाला मिट्टी होगा उसको हम नीचे देंगे, बीच वाला को बीच में देंगे, और नीचे वाला जो है वह ऊपर आ जाएगा। अर्थात हमने नंबर दिया था 1 2 3। अब जो मिट्टी पड़ेगा वह पहले पड़ जाएगा 3 2 1। गड्ढा के खुदाई के बाद जब हम गड्ढा खुदाई कर लेंगे तो 20 से 30 दिन खुली धूप में छोड़ देंगे। ऐसा करने से गड्ढा में पाया जाने वाला कीटाणु धूप से नष्ट हो जाते हैं और अंदर वाला मिट्टी में हवा चल जाता है, जिससे वह भुरभरा और उर्वरक वाला मिट्टी बन जाता है। अब हम बात कर रहे हैं वृक्षारोपण हेतु गड्ढा भराई का। अभी हमने इसके बाद किया वृक्षारोपण हेतु गड्ढा खुदाई का। अब हम बात करते हैं वृक्षारोपण हेतु गड्ढा भराई का। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ये है कि गड्ढा खुदाई के 20 से 30 दिन अर्थात लगभग 1 महीना गड्ढा सूखने के बाद गड्ढा को भरना चाहिए। बरसात आने से पहले गड्ढा भराई कर देना चाहिए। उसके बाद गड्ढे के अंदर 1 फीट खरपतवार यदि आपके पास हो तो डाल देना चाहिए। उसके बाद गड्ढे के अंदर सभी दीवार में दीमकनाशन बायोफ्लेक्स टीसी 2 एवं 3 ml पानी या क्लोरो फारिस 3 ml लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। अर्थात जब आपने गड्ढा कर लिया, जो गड्ढा था 3 बाय 3 बाय 3 का, तो उसमें सबसे पहले उस गड्ढा में दीमकनाशक देना चाहिए, जिससे उसमें दीमक नहीं लगता है। इसीलिए उसमें बायोफ्लेक्स टीसी 2 से 3 ml देना चाहिए। 1 लीटर पानी जो यदि आप एक गड्ढा में दे रहे हैं तो सबसे पहले आप 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें 2 से 3 ml आप उसमें मिला दीजिए। और यदि आपके पास स्प्रे वाला हो तो आप स्प्रे कर दें। स्प्रे करने का मतलब है यदि देखते हैं बाल कटिंग करता है तो उसमें स्प्रे का छिड़काव करता है, तो उस तरह आप स्प्रे से भी छिड़काव कर सकते हैं। नहीं तो कोई आप झाड़ी से भी आप उसमें जो है छिड़काव कर सकते हैं और दे सकते हैं। अर्थात जो चारों कोना है, चारों कोनों में बायोफ्लेक्स टीसी देना चाहिए, जिससे दीमकनाशक नहीं लगता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें हम सबसे पहले जो फलदार वृक्ष है इसमें और क्या क्या मिलाना चाहिए। यदि हम फलदार वृक्ष का बात कर रहे हैं, हरमोसी पर बात कर रहे हैं, तो फलदार पौधा है तो 7 किलो केचुआ का खाद या 20 किलो गोबर खाद। ध्यान रहे गोबर खाद जो है वह सूखा गोबर होना चाहिए, गीला गोबर नहीं होना चाहिए। 1 किलो नीम का या करंज का खाद देना चाहिए। 1 किलो डोलोमाइट देना चाहिए। आधा किलो हड्डी चूर्ण या बोन मिल देना चाहिए। यदि आप विशेष जानकारी चाहते हैं तो एक इसमें टेबल दिया गया है, आप SSP टेबल के माध्यम से भी आप पढ़ के देख के दे सकते हैं और उसको मिलान कर सकते हैं। गड्ढा भराई जमीन की सतह से 1 फीट ऊंचाई तक करें और गड्ढा के केंद्र में एक डंठा गाड़ दें, जिससे पौधा रोपाई के समय गड्ढा का केंद्र का पता चल सके। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, यदि हम गड्ढा भर देते हैं तो गड्ढा भरने के बाद उसमें 1 फीट और अधिक ऊंचा तक भर देना चाहिए। अर्थात अभी गड्ढा जब हमने 3 फीट किया तो जो मिट्टी देंगे तो ध्यान यह रखिए कि मिट्टी और खरपतवार देने के बाद जो उसका ऊंचाई था 3 फीट वो और 1 फीट अधिक जो है उसको करना चाहिए। गड्ढा भराई करने के बाद उसमें जो बीच सेंटर रहेगा
वो बीच सेंटर में एक डंटा लाठी टाइप पर गाड़ देंगे, जिससे ये पता चल पाएगा कि इसका जो है मेन पॉइंट, मेन सेंटर कहाँ है। उसी सेंटर पर आपको आम का पौधा बाद में लगाना पड़ता है और जिससे आपको सहूलियत मिलेगा, आपका सेंटर वाइज हो सकता है। इसलिए गड्ढा भराई करने के बाद उसमें एक जो है डंटा ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। अब इसमें जो है ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करने से पौधों को मिट्टी जनित फफूंद की बीमारी से बचाने के लिए जड़ में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाता है। 100 किलो केचुआ खाद या गोबर खाद में 1 किलो ट्राइकोडर्मा अच्छी से मिलाना चाहिए। ट्राइकोडर्मा देने से फफूंद वाला जो बीमारी होता है वह पेड़ में जल्दी नहीं लगता है, लेकिन उसका देने का जो नियम था 100 किलो केचुआ खाद या गोबर खाद में मात्र 1 किलो ट्राइकोडर्मा देना चाहिए। इसके बाद ढेर बनाकर ठंडा एवं छायादार स्थान में रखे गए भीगे हुए सूतरी जूट बोरा से ढक देना चाहिए। नमी की कमी होने पर झरना की सहायता से पानी देना चाहिए। 7 दिनों के बाद ढेर को उलट पुलट करना चाहिए। 15 दिन में ट्राइकोडर्मा युक्त खाद तैयार हो जाता है। अर्थात उसमें जो बताया था कि हमने 7 किलो केचुआ खाद लगता है, तो उसी तरह जो सारा आपको गोबर रहता है, खाद रहता है, उसमें नमी जरूरी है। यदि नमी नहीं होता है तो वह ट्राइकोडर्मा जो है ज़्यादा असरदार नहीं होता है। इसलिए जब ट्राइकोडर्मा उसमें मिलाते हैं और यदि पानी की व्यवस्था ना हो तो उसमें छींटना चाहिए, और ताकि उसमें नमी जो है बना हुआ जरूरी चाहिए। ट्राइकोडर्मा युक्त खाद का प्रयोग पौधा रोपाई के 2 से 3 दिन पहले अच्छी तरह से मिट्टी मिलाकर करना चाहिए। अर्थात ट्राइकोडर्मा युक्त खाद का प्रयोग पौधा रोपने से पहले 2 से 3 दिन अच्छी तरह से मिट्टी में मिलाकर करना चाहिए। जब ट्राइकोडर्मा युक्त खाद का प्रयोग पौधा में किया गया हो तब पौधा के जड़ में या मिट्टी में फफूंदनाशक का प्रयोग न करें। अर्थात ट्राइकोडर्मा का जब हम उपयोग करते हैं तो उसके बाद मिट्टी या जड़ में अलग से कोई भी फफूंदनाशक दवा कीटनाशक का हम प्रयोग नहीं करेंगे। आपको मैं यहाँ पे कुछ खाद दवा की मात्रा एवं समय के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी देने वाला हूँ। जो केचुआ खाद है वह प्रत्येक पौधा में 7 किलो देना चाहिए। नीम करंज का जो खाद है वह 1 किलो देना चाहिए। डेलोमाइट जो है वह 1 किलोग्राम देना चाहिए। बोन मील या हड्डी चूर्ण जो है वह आधा किलो देना चाहिए। बायफ्लेक्स टीसी जो है 1 लीटर में 2 से 3 ml देना चाहिए और प्रति वर्ष 3 बार देना चाहिए। 1 बार गड्ढा भराई के समय पड़ता है। ट्राइकोडर्मा जो है 10 ग्राम प्रति पौधा रोपाई के समय देना चाहिए। फ्रेपिनल जो है 10 ग्राम पौधा रोपाई के समय देना चाहिए। कीटनाशक लेम्बा हाइलोथ्रीन जो है वह 1 लीटर पानी में प्रति वर्ष 2 बार देना चाहिए। कीटनाशक में नीम तेल जो है प्रति वर्ष 2 बार देना चाहिए। फफूंदनाशक साल में 2 बार देना चाहिए। इस तरह से जो है यूरिया 50 ग्राम पौधा में 2 बार देना चाहिए। इस तरह से यह जो है समय और मात्रा दिया गया है। अब हमने गड्ढा भराई भी कर लिया। अब हमको उसमें आम का पौधा लगाना है। तो आम का पौधा लगाने के पहले इसमें यह महत्वपूर्ण है कि कौन सा पौधा लगावें, उसका पहचान कैसे करें, पौधा सही है या गलत है। तो सबसे पहले कलमी का जो है कलमी किया हुआ आम का पौधा रोपाई करना चाहिए, जिसका कलम कम से कम 1 साल पुराना हो। पौधा के कलम वाला स्थान
पूर्ण रूप से जुड़ा होना चाहिए एवं पॉलीथीन बंधा हुआ नहीं चाहिए। कलम के बाद पौधा में कम से कम 3 बार पत्तियां आना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये जो पौधा है इसमें 1, 2 और 3 यानी इसमें 3 बार जो है पत्ती जो है आया है। उसके बाद पौधा को पॉलीट्यूब का आकार कम से कम 6 से 7 का होना चाहिए एवं पौधा के जड़ में अधिक मात्रा में पॉलीट्यूब से जड़ यदि बाहर निकल रहा हो तो जड़ को किसी प्रकार क्षति न हो तो पौधा बढ़िया होता है। देखिए इस तरह से जो है यदि उसका जड़ बन जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे देखिए इसमें 3 पत्ती दिया हुआ है। यदि इसका देखिए हम यहाँ से जो पॉलीथीन निकाल दिया है तो इस तरह से होना चाहिए। यदि इस तरह से हो तो यह पौधा बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ पौधा में किसी प्रकार का कीट या बीमारी नहीं लगा होना चाहिए। जब आपके पास पौधा आ जाता है तो पौधा का ढुलाई कैसे करना चाहिए, आप देखिए फिगर के माध्यम से देख रहे हैं कि पौधा का जो है किस तरह से ले जाना चाहिए। तो पौधा को थाला के सहारे पकड़कर गाड़ी से उतारना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो है व्यक्ति गाड़ी से उतार रहा है, बहुत ही आसानी से जो है उतार रहा है, उसका जड़ के नीचे पकड़ के वह उतार रहा है। पौधा को छायादार एवं सुरक्षित स्थान में रखकर कीटनाशक एवं फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए। जब आप पौधा उतार लेते हैं जहाँ पे आप पौधा रखते हैं उसके बाद फफूंदनाशक दवा का भी छिड़काव कर सकते हैं। फफूंदनाशक दवा को पौधों के मड बॉल थाला पर छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद 2 दिन रखने के बाद टोकरी में या ट्रे की सहायता से खेत तक ले जाकर रोपाई करना चाहिए। यदि आप इसको एक जगह पे उतार लिए, देखिए गाड़ी से उतार कर जो है यहाँ पे रख दिया है, उसके बाद या फिर जो है अपना खेत पे लेके जा रहे हैं तो खेत पे देखिए यह जो ट्रे है, ट्रे के माध्यम से अपना खेत पर लेके जा रहे हैं। इस तरह से सावधानी के साथ इसका धुलाई करना चाहिए। आइए अब हमने उसमें जो है पौधा लगा दिया है। अब देखते हैं जिंदा घरान के बारे में कुछ पढ़ते हैं। मनरेगा में जिंदा घरान का प्रावधान है। जिंदा घरान के लिए बांस के ढांचा के साथ पुटूस, सिंदवार एवं अन्य झाड़ियाँ जिससे लगाने पर जिंदा हो जाए का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात जब हम जिंदा घरान के बारे में बोलते हैं तो सबसे पहले है कि बांस लेना चाहिए। बांस के बाद जो है यहाँ पर सिंदवार है, पुटूस है, उसको लगाना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि जिसको हम मिट्टी में गाड़ देंगे तो वह पौधा फिर से लग जाता है। इसीलिए झारखंड में मुख्य रूप से सिंदवार है और जो आपका है पुटूस है, जिसको लगाने पर बहुत ही आसानी से लग जाता है। जमीन की बाहरी सीमा पर 5 फीट ऊंचा जिंदा घेरान होना चाहिए। यदि हम घेरान लगा रहे हैं तो घेरान का जो हाइट होगा वह 5 फीट हाइट कम से कम होगा। अब इसमें जिसका खर्चा है कि प्रति 20 फीट घेरान बनाने पर 1 मानव दिवस दिया जाएगा और सामग्री खर्च 8 रुपया दिया जाएगा। लेआउट के अनुसार घोरान की दूरी 2.5 मीटर की दूरी पर पौधा लगना चाहिए। अर्थात जो हम घेरान दिए हैं उससे लगभग 8 फीट जगह छोड़ना चाहिए और घेरान करना चाहिए, जिससे पेड़ आसानी से रहे और चर ना सके। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सीपीटी के बारे में। हमने पहले ही बताया था सीपीटी जो पशु रोधक खाई कैटल प्रूटन सीपीटी, यह देखिए सीपीटी जो है इस तरह से फोटो के माध्यम से देख रहे हैं कि इस तरह से बनाया गया है। सीपीटी का जो मुख्य उद्देश्य है पशु से बचाना है। सीपीटी ज़्यादातर बाहर की तरफ घेरान से पहले बनाया जाता है। अर्थात पहले सीपीटी बनेगा, उसके बाद घेरान बनेगा, घेरान के बाद आपका जो है इमारती पौधा लगेगा, इमारती पौधा के बाद जो है आम का पौधा लगता है, फलदार पौधा लगता है। लेकिन अगर बागवानी गांव के पास हो तो अंदर तरफ घेरान के बाद भी बनाया जा सकता है ताकि बच्चा खेलते समय अंदर ना गिर जाए। कहने का मतलब है यदि सीपीटी हम बनाते हैं तो सीपीटी हम घेरान के बाहर भी कर सकते हैं और अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन हमको कंडीशन यहाँ ये देखना है कि यदि कोई बच्चा उसमें गिर जाता है तो दिक्कत होगा।
इसलिए बच्चा ना गिरे कोई खेल खेल में, इसलिए हम पहले घेरान कर देंगे। घेरान के बाद हम CPT बनाएंगे, जिससे घेरान के बाहर ही बच्चा रहे और खेल कूद करे। CPT जो बनेगा 6 फीट नीचे रहेगा। CPT का जो गड्ढा होगा वह 6 फीट नीचे डीप होगा। 3 फीट डीप, 3 फीट व 4 फीट गहरा होता है। CPT खाई 9 फीट लंबा बनाना पड़ता है, अर्थात जो CPT बनेगा वह 6 फीट नीचे रहेगा। उसके बाद फिर जो है वह 4 फीट होगा, फिर ऊपर आके 3 फीट हो जाएगा, अर्थात जो CPT गड्ढा होगा वह नीचे 6 फीट होगा, फिर 4 फीट होगा और फिर ऊपर में आकर 3 फीट बन जाएगा। और उसका जो हम बंड बनाएंगे, देखिए इस तरह जो है ये जो दिया है, एक से लेकर दूसरा जो CPT बन रहा है इसका दूरी 9 फीट ही होना चाहिए। और उसके बाद जो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है यह नोकीला टाइप पर होना चाहिए, ढाल टाइप पर होना चाहिए, जिससे कि कोई भी उस पर चढ़ नहीं सके, अर्थात वह जो बनना चाहिए वह तीर के आकार में बनना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात पौधा रोपाई का करने वाले हैं कि पौधा रोपाई कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। हल्की बरसात होने के बाद मिट्टी में नमी होने पर पौधा का रोपाई कर देना चाहिए। गड्ढा भराई के समय गड्ढा के बीच में गाड़ा गया डंटा को निकाल देना पड़ता है और फिर से पौधा का थाला मिट्टी हटाकर गड्ढे के बीचों बीच जड़ वाला जो पौधा है भाग को रोपाई हम कर देते हैं। मिट्टी रोपाई के बाद यहाँ पर जो है पौधा रोपाई के समय गड्ढा में जो है फ्रीपोनिल का जो है छिड़काव करना चाहिए। रोपाई के बाद जड़ में मिट्टी डालकर अच्छी तरह से दबा देना चाहिए। रोपाई के तुरंत बाद यह आकार का टाका लगा देना चाहिए, जिससे होता है कि पौधा का मृत्यु दर कम होता है। पौधा रोपाई के बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए और यदि अधिक बरसात हो तो पानी जड़ के पास जमा हो तो उसे तुरंत निकाल देना चाहिए। अर्थात अभी हम ये बताना चाहते हैं कि हमने बताया था कि गड्ढा भराई के समय एक बीच में डंटा देना चाहिए। यदि हम उसमें गड्ढा रोपाई में आम का रोपाई कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जो डंटा था हम वो डंटा को निकाल लेते हैं और उसी जगह हल्का सा गड्ढा कर लेते हैं और उसी में हमको आम का पौधा सावधानीपूर्वक बैठा देना है और रोपने के बाद ऊपर से मिट्टी देकर अच्छी तरह से उसको दाब देना है, जिससे उसका जड़ आसानी से पकड़ ले। और उसके बाद जब रोप देते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर एच टाका बनाना चाहिए। एच टाका का मतलब इंग्लिश वर्ड में एच तरह दिखना चाहिए। देखिए एक डंठा इधर दिया गया है, एक डंठा इधर दिया गया है और बीच में एक बांस के सहारे से इसको बांध दिया गया है और यह देखने में एच की तरह होता है, इसलिए इसको एच टाका कहते हैं। और इस तरह से जो है हमको आम का पौधा लगा देना चाहिए और लगाने के बाद यदि पानी चाहिए तो पानी से सिंचाई करना चाहिए और यदि अधिक पानी गिरता हो तो जड़ के पास मिट्टी बह जाता है तो वहाँ से, ताकि जड़ में पानी जमा ना हो, इसीलिए जड़ के पास मिट्टी देकर वहाँ से सारा पानी को निकाल देना चाहिए। अब हम बात करते हैं जलकुंड का। हमने अभी बात किया था कि जलकुंड बनाना पड़ता है, तो अब बात करते हैं जलकुंड कैसे बनता है, जलकुंड में क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा है। जो आप सामने यहाँ पे देखिए, ये जो है जलकुंड, यहाँ पे यह जो व्यक्ति है मिट्टी काट के जलकुंड बना रहा है और यह देखिए जलकुंड जो बन गया है इसमें प्लास्टिक से दे रहा है और यहाँ पे है कि जलकुंड को ढकने के लिए है। तो आइए देखिए जलकुंड का जो लंबाई रहेगा 3 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर, या गहराई 1 मीटर रहेगा, अर्थात 10 फीट, 5 फीट और 3 फीट का होगा। 10 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 3 फीट जो है गहरा होगा। जलकुंड जो रहेगा इसमें 6 kg काला पॉलीथीन देके ड्रेसिंग करना है, अर्थात मिट्टी यहाँ पे जो है यह मिट्टी कटिंग कर लेता है। इस मिट्टी कटिंग करने के बाद ऊपर से इसको प्लास्टिक देके अच्छा से बैठा देना है। बरसात के बाद यहाँ पे जो देखिए है
प्रति जलकुंड में लगभग 4000 लीटर पानी जमा हो जाता है, या बरसात में भी पानी जमा हो सकता है, नहीं तो बाद में भी आप इसको सिंचाई के टाइम में पानी भर देंगे, जिससे गर्मी के दिनों में इसका आसानी से उपयोग किया जा सकता है। तो प्रति एकड़ लगभग 6 जलकुंड अर्थात 30 से 40 पौधों के लिए एक जलकुंड बनाया जाता है। यह जो 4000 लीटर पानी है, इसमें एक बार में 30 से 40 पौधा का सिंचाई कर सकते हैं। इसीलिए पौधे की आवश्यकता अनुसार 1 एकड़ में जो है 6 जलकुंड बनाना पड़ता है। बरसात के बाद पानी जो है वाष्पीकरण ना हो इसलिए ढक दिया जाता है, या गड्ढा कर लेते हैं और बरसात के समय पानी भर जाता है, या पानी यदि हम बाद में भरते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ज़्यादा गर्मी हो, यदि वाष्प बन के निकलता हो, तो इस तरह का इस विधि का प्रयोग करके आप जो है ढक्कन के माध्यम से आप इसको ढक देंगे, जिससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया इसमें नहीं होती है और पानी आपका ज़्यादा यूज होता है। अब हम यहाँ पर अंतः फसल की बात करते हैं, अर्थात अब हमने यहाँ पर जो है आम का पौधा लगा दिया गया। वह जो दूरी है 15 फीट की दूरी है और इमारती पौधा की दूरी 8 फीट की दूरी है। तो इस 15 फीट जो गैप रह जाएगा, इस गैप में भी हम खेती बाड़ी कर सकते हैं। बागान के अंतर्गत खेती होने के लिए किसान अपने खेत में आने के लिए प्रेरित रहता है। यदि उसमें कोई भी खेती करते हैं आम बागवानी के अंदर, तो उससे किसान प्रत्येक दिन उस खेती को देखने आएगा, जिससे उसका जो है फसल भी सही रहेगा और आम बागवानी भी सुरक्षित रहेगा। सब्जी या फसल की देखरेख के लिए पौधा का प्रबंधन स्वतः हो जाता है। बागान के अंदर फसल की खेती करनी चाहिए, अन्यथा लाभुक सिर्फ पौधे के देखभाल के लिए बागान में नहीं आता है। यदि उसमें आप कुछ वह नहीं लगाता है तो वह आम बागवानी को देखने के लिए नहीं आता है, और इससे यह आशंका बढ़ जाता है कि यदि कोई लाभुक प्रतिदिन अपना बागान में नहीं आता है तो पेड़ का चरने का नष्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए लाभुक को उसमें जो है अंतः फसल लगाने के लिए बताना चाहिए। जैसे दलहन के रूप में उड़द, मूंग, मसूर, चना लगाना चाहिए। तिलहन के लिए सरसों, सुरगुज्जा, मूंगफली लगाना चाहिए। यदि हम सब्जी की बात करें तो फूलगोभी, गोभी, टमाटर, आलू, लौकी, मूली, करेला, मिर्ची आदि का उसमें जो है आप लगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं। अंतः फसल में लगाया गया पौधा आम फसल का या अन्य फलदार से बड़ा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो है जो पौधा लगा रहे हैं वह आम का पेड़ से, आम के पौधा से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और लतर वाला पेड़ नहीं होना चाहिए जो उसका लत फैलकर आम गाछ पर चढ़ जाएगा तो दिक्कत होगा। इसीलिए वहाँ पर लतर वाला पौधा नहीं लगाना है, लत वाला पौधा नहीं लगाना है जो पेड़ को नुकसान कर देता हो। अब हम आम बागवानी का प्रबंधन के बारे में कुछ चर्चा करके देखते हैं। पौधा रोपाई के बाद क्या क्या काम इसमें होता है। हमने पौधा रोपाई कर दिया, घेरान का मरम्मत एवं सीपीटी का जो निर्माण करना होता है यह ज़रूरी होता है। बेसिन बनाना, खाद का प्रयोग करना एवं मल्चिंग का यूज करना, पौधा को एचटक्का से मरम्मत करना, दीमक का प्रबंध करना, सप्ताह में सिंचाई 2 बार आवश्यकता अनुसार करना पड़ता है। ठंडा गर्मी से पौधे का बचाने का भी उपाय करना चाहिए। देखिए अब यहाँ है पौधा का बेसिन तैयार करना है। पौधा का बेसिन तैयार करने का मतलब क्या होता है, जिस तरह में हम लोग अपना देखते हैं कि घर में जो है बेसिन का उपयोग करते हैं, हाथ धोते हैं, उसी प्रकार पौधा में भी जो है बेसिन तैयार करना चाहिए जिसमें पानी स्टॉक रहता है। सिंचाई एवं खाद का प्रयोग हेतु पौधों में बेसिन तैयार करना चाहिए। बेसिन जमीन एवं पौधों की आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। पेड़ कितना बड़ा है उसी प्रकार उसका जो है थाला बनाना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये जो है आप यहाँ पे बेसिन देख रहे हैं, यहाँ पर यह बेसिन देख रहे हैं जो सही बेसिन नहीं है, और आप जो यहाँ पे देख रहे हैं यह सही बेसिन है।
तो बेसिन गहरा बनाना चाहिए जिसमें पानी भरा जा सके, परंतु बनाते समय जड़ को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अतः बेसिन का रिंग पौधा थाला से 1 से 1.5 फीट दूरी पर बनाना चाहिए। जड़ जो है जिससे उसका नष्ट न हो, जड़ के बगल में उसका थाला बनाना चाहिए। बगल वाला फोटो जैसा थाला नहीं बनाना चाहिए जिसमें पानी जमा नहीं किया जाता है। आपको हम फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जो बनाया है यह सही से नहीं बनाया है। इस तरह बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई लाभ नहीं होता है। तो इस तरह का प्रयोग ना करके इस तरह थाला का प्रयोग करेंगे जो सही रहेगा। अभी हमने बात किया था एच टाका के बारे में, इसको बोलते हैं एच स्टैकिंग। यहाँ पे देखिए यह जो है एक बांस यहाँ पे दिया गया है, एक बांस जो है यहाँ पे दिया गया है और बीच में एक डंटा से इसको बांध दिया गया है जिससे पौधा हिले डुले नहीं, जिससे उसको नुकसान नहीं हो। देखिए बगल में एक जो है लेडीज इस तरह से एच टाका बनाया है जो सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। यह जो है मजबूत होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। स्टैकिंग बड़ा और मजबूत लगाना चाहिए जिससे पौधा बढ़ने पर बार बार बदलना ना पड़े। स्टैकिंग को दीमक से बचाव हेतु कोलतार जला हुआ मोबिल से रंग देना चाहिए। यदि हम बांस लगाते एच टाका बनाते हैं तो उसमें ताकि दीमक ना लग जाए, इसीलिए कोलतार जला हुआ मोबिल से दे देना चाहिए जिससे उसमें पानी हट जाए और उस पर दीमक उमक ना लगे। कमज़ोर स्टैकिंग नहीं लगाना चाहिए जैसा दूसरा चित्र में दिखाया गया है। यह जो चित्र है देखिए इसमें जो एच टाका लगाया गया है वह सही नहीं लगाया गया है। इस तरह का प्रयोग करना चाहिए जो टिकाऊ ज़्यादा हो सके। अब हम बात करते हैं मल्चिंग का। पौधे के बेसिन को नमी को बचाने हेतु मल्चिंग किया जाता है, जिससे गर्मियों के दिन में थाला में नमी अधिक समय तक बना रहता है। यूँ पौधा को पानी की कमी से सुखाने से बचाता है। अर्थात मल्चिंग कहने का मतलब ये हुआ कि हमने जो है पौधा को पानी देने के लिए एक बेसिन बनाया जिस बेसिन में पानी दिया जाता है, लेकिन गर्मी के दिन में यदि बेसिन खुला रहता है तो सारा पानी वाष्प बनकर बहुत जल्दी उड़ जाता है और पानी जो है कम हो जाता है, सूख जाता है। लेकिन यदि हम उसमें मल्चिंग का प्रयोग करेंगे तो वह पानी अधिक दिन तक रहेगा। मल्चित विघटित होकर पौधों के लिए खाद का कार्य करता है जिससे पौधा को फायदा होता है। बेसिन की रिंग जिसमें सिंचाई किया जाता है उसमें मल्चिंग करने के लिए हरा पत्ता या घास से मल्च करना चाहिए। यदि हरा पत्ता या घास ना हो तो सूखा घास या पत्थर से भी मल्च कर देना चाहिए। मल्चिंग का मतलब यहाँ पे हुआ कि हमने रिंग बनाया, रिंग में ऊपर से कुछ ऐसा चीज़ रख दीजिए जिससे पानी में जो है नमी बना रहे, मिट्टी में नमी बना रहे, ढका हुआ होना चाहिए जिससे डायरेक्ट जो है उस पर धूप ना पड़े और जल्दी से ना सूखे। इसीलिए हरा घास देने से यदि धूप पर पड़ेगा तो हरा घास जल्दी नहीं सूखेगा। और यदि घास ना हो तो पत्थर से भी मल्च कर सकते हैं अच्छा तरह से, ताकि जिससे उसमें कोई दिक्कत ना हो। सूखा घास या पत्ता की मल्च पौधा को तनों से सटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें दीमक लग जाता है। इसलिए जो मल्चिंग करेंगे वह पौधा का जड़ से हटकर करना चाहिए। मल्च में दीमक लगने पर दीमक नाशक दवा बायफ्लेक्स TC 3 ml प्रति लीटर घोल का प्रयोग करना चाहिए और मल्चिंग करना चाहिए। अब यहाँ पर हम जो बात है वह बात सिंचाई का कर रहे हैं। प्रथम वर्ष में जब पौधा का जड़ कम विकसित होता है तब उसे गर्मी के दिनों में 2 से 3 दिन में सिंचाई करना जरूरी रहता है। 2 से 5 वर्ष के पौधों को गर्मी के समय में कम से कम 3 से 4 दिन के अंतर में सिंचाई करना चाहिए। ठंडा के समय में लगातार सिंचाई करने से पौधा को पाला का नुकसान होता है, डर लगता है। इसलिए ठंडा के दिन में इसमें ज़्यादा जो है सिंचाई नहीं करना चाहिए, जिससे पौधा में पाला नहीं लगे, यूँ पौधा में फूल नहीं आता है। इसलिए कंडीशन को देखते हुए आपको सिंचाई करना चाहिए।
कीट एवं रोग प्रबंधन। अब इसके बारे में कुछ जानकारी करते हैं कि पेड़ पौधा में कौन कौन सा कीट लग जाता है, कौन कौन सा रोग लग जाता है, हम उसका उपाय कैसे करेंगे। तो आइए हम इस जानकारी के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहला जो है वह है आम तना का छेदक। देखिए ये जो पौधा है, पौधा देख रहे हैं, इसमें जो है पत्ता को सब लोग छेद कर देता है। सभी संक्रमित डालियों को काट कर नष्ट कर दें, जला दें या जमीन में दफना दें। यदि आम का पौधा को तना में छेद करना चालू कर देता है, रोग लग जाता है, तो जो संक्रमित डाली है उसको अच्छा से कटिंग कर देना चाहिए और मिट्टी में दफन कर देना चाहिए, मिट्टी में दबा देना चाहिए या जला देना चाहिए, जिससे रोग और फैल ना सके। गर्मी में गहरी जुताई करना चाहिए, जिससे कीट का प्यूमा नष्ट हो जाता है। गर्मी के दिनों में जो है मिट्टी कांची से जुताई करना चाहिए, जिससे जो है दीमक या कीट ना लगे। इसके लिए अच्छी से जुताई करना चाहिए और लंबड़ा कायहोल्थ्रीन 5 EC 1 मिलीलीटर दवा का छिड़काव करना चाहिए। यदि आपका उसमें रोग तना छेदक लग गया है, उस कीड़ा को हटाने के लिए, मारने के लिए इसमें दवा का छिड़काव करना चाहिए। दूसरा जो इसमें लगता है वह पत्ता खाने वाला कीट लगता है। यह देखिए यहाँ पर जो इस तरह देख रहे हैं, इस तरह का जो है कीट रहता है, जिससे बड़ा दिक्कत करता है। पत्ता खाने वाला कीट रहता है। यदि कीट झिल्ली की संख्या कम हो तो उसे हाथ से नष्ट कर दें, या कीट की संख्या अधिक होने पर कीटनाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए। यदि उसमें जो कीड़ा है ज़्यादा लग गया है तो अब दवा का छिड़काव करें, नहीं तो एक आध में है तो आप उसको छिड़काव कर सकते हैं, हाथ से भी हटा सकते हैं। दूसरा हुआ लीफ गॉल मिर्च। इसका यदि बीमारी है लीफ गॉल मिर्च, देखिए इसमें क्या होता है, बीमारी जब होता है तो इस तरह देखिए पत्ता पर देखिए किस तरह दाग आ जाता है। यदि इस तरह का इसमें दाग होता है तो संक्रमित पत्तियां टहनियों को एकत्रित कर नष्ट कर देना चाहिए। यदि इस तरह से आता है तो सही पत्ता को तोड़ लेना चाहिए, कटिंग कर लेना चाहिए और उसको जो है सब नष्ट कर देना चाहिए। नई पत्तियों पर डेमोथेसेट या इमीडेक्रोट का छिड़काव करना चाहिए। इस तरह जो इसमें है इसका दवा का जो है छिड़काव करना चाहिए। दीमक का प्रबंधन, यदि दीमक लग जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? स्वयं कार्य कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं। दीमक के घर को पौधा के पास से नष्ट करना चाहिए, पौधा को चूना से पुताई करना चाहिए और इसमें सबसे बड़ा दिक्कत है रानी दीमक को नष्ट करना चाहिए। जिस तरह हमने सुना है कि मधुमक्खियों की रानी होता है, उसी प्रकार दीमक का भी रानी होता है। दीमक का रानी को यदि नष्ट कर देंगे तो सारा दीमक हट जाता है। दीमक के घर को बामी को नुकसान कर या उसे दीमकनाशक दवा करना चाहिए। जहाँ पर दीमक का घर है उस घर को बामी बोलते हैं, उसको नष्ट कर देना चाहिए या दवा का छिड़काव करना चाहिए, घोल का छिड़काव करना चाहिए। देखिए ये है रानी दीमक, ये है रानी दीमक, देखिए पत्ता पर लगा हुआ है, ये है रानी दीमक। देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से इन लोग साफ सफाई करें। दीमक का घर को खुदाई कर उसका बामी नष्ट करना चाहिए। जो उसका घर रहता है उसको नष्ट कर देना चाहिए। उसके बामी में दीमकनाशक दवा देना चाहिए जिससे वह मर जाता है। मैनेजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट्स। बरसात में लाइट ट्रैप के सहयोग से युवा दीमक को फंसाना या उसे नष्ट करना चाहिए। दीमक के घर को नष्ट करना चाहिए और उसमें जो है दवा का छिड़काव करना चाहिए जिससे रानी दीमक नष्ट किया जा सके। नीम का खल्ली, करंज का खल्ली का प्रयोग कर उसके बाद सिंचाई करना चाहिए। पूर्णतः खाद में विघटित FYM का प्रयोग करना चाहिए। दीमक को बामी को नष्ट करने के बाद पौधा में चूना एवं नीम तेल मिश्रण का लेप करना
चाहिए। तना का जो भाग हरा हो उसमें चूना एवं नीम तेल युक्त मिश्रण का लेप ना करना चाहिए। देखिए दूसरा बीमारी का नाम है भुनगा फुदका, अर्थात देखिए इस तरह जो है पत्ता को कटिंग कर देता है, छेदा कर देता है। घना लगाए गए बागानियों में आर्द्रता के लिए डालियों को कटाई छटाई कर देता है। सूरज की किरणें पौधा को सही भाग को मिलना चाहिए। बाग में सघन निगरानी कर पतिंगा के संख्या को स्तर पर ही रोकना चाहिए। यदि कीट पतिंगा हो तो उसको नहीं लगना चाहिए, उसका जो है रोकना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। नवंबर दिसंबर में कीटनाशक दवा का तेल का प्रयोग पत्तियों पर तना पर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मैंगो थ्रिप्स का। यह एक प्रकार का चूसक कीट है। नई पत्तियों या अपरिपक्व फलों के उल्टा साइड में कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। घोल में चिपकने वाला पदार्थ जैसे शैम्पू, स्टिकर आदि अवश्य डालना चाहिए। सूट गॉल पियसला कीट के प्रकोप के कारण इस प्रकार का गॉल बन जाता है। देखिए यह जो है अधिकांश पेड़ पौधे में होता है, देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे इस तरह का जो है, देखिए यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी है, इस तरह का एक गोल बन जाता है। कीट पत्तियों को वृद्धि में बाधित कर गोल बन जाता है, यूँ उसमें अपनी अंडा दे देता है। कीट प्रभावित डालियों को नवंबर दिसंबर में तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। मध्य सितंबर से अक्टूबर में 1 एकड़ में 1 ग्राम लीटर मोवेंटो ओडी का छिड़काव करना चाहिए, दवा का छिड़काव करना चाहिए, जिससे इस तरह का जो गोल बनता है वह नहीं बनेगा। अब कुछ जानकारी हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा बीमारियां लगता है। तो बीमारियां के बारे में भी मैं जानकारी देता हूं। देखिए आप जो सामने देख रहे हैं किस तरह का पौधा बीमारी, इसका पत्ता देखिए क्या हो गया है, इसका पत्ता क्या हो गया है, इसका पत्ता कैसा हो गया है, देखिए फल फूल कैसा हो गया है, ये क्या हो गया है। इस तरह की बीमारियां इसमें जो है सामान्य बात होती है। इसका जो है उपाय कैसे करना चाहिए। फफूंद जनित रोग जो नए पौधों के नई पत्तियां, नई डालियां व फलों को अत्यधिक प्रभावित करती है। कॉपर मिला हुआ फफूंदनाशक छिड़काव से इसे रोका जा सकता है। इसमें भी जो दवा है वह देना चाहिए। एंथ्राकनोज दवा के छिड़काव से इस बीमारी से हम बच सकते हैं। पहला बीमारी जो उसका नाम है काली असीता सूटी मुड। इसका लक्षण क्या है, देखिए इसमें जो क्या क्या होता है, इस तरह का पत्ता हो जाता है और आम देखिए किस तरह से हो जाता है। इसका मतलब है काली असीता बीमारी इसमें हो गया है। लक्षण काला मखमली पतला परत पत्तियों, फलों व डालियों पर बिछा देती है। पौधा दूर से ही देखने पर काला दिखता है। इसका प्रबंधन क्या करना चाहिए, मधुआ गुजिया कीट का प्रबंधन उचित कीटनाशक से करना चाहिए। अस्टार्च 2% का छिड़काव करना जरूरी रहता है। नेक्स्ट जो है वह है पाउडरली मिल्ड्यू। फूल या छोटे फल या उजला पाउडर जैसा पदार्थ जमा दिखता है। यदि इस तरह का बीमारी का पेड़ पौधा में हो गया है तो उसमें यह जो है दवा का छिड़काव करना चाहिए। दवा का छिड़काव शाम के समय में करना चाहिए। सूर्य की रोशनी में सल्फर के कारण फल जलने का खतरा रहता है, इसीलिए इसे जो है दवा का छिड़काव शाम या सुबह के टाइम में करना चाहिए। इसका पहचान जो है कैसे करना चाहिए, तो इसका पहचान देखिए, यह जो बीमारी है गुमोसिस, इसका पहचान कैसे करना चाहिए। देखिए पौधा का तना और फटी शाखाओं की छाल पर अधिक मात्रा में
गोंद निकलता है। गोंद की बूंदें तना और छाल पर टपकती है, जो अनुदैर्ध्य दरारों के साथ गहरे भूरे रंग की होती है और छाल पूरी तरह सड़ जाती है और पेड़ सूख जाते हैं। इसका उपाय क्या होगा? इसका उपाय रोगग्रस्त छाल भाग को हटा देना चाहिए, साफ करना चाहिए और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या गाय के गोबर को पेस्ट लगा देना चाहिए। कॉपर सल्फेट 500 ग्राम प्रति वृक्ष की दर से पेड़ के तने के आसपास मिट्टी में डालना चाहिए। अब हम बात करते हैं बागवानी में होने वाला मासिक कार्य। कौन सा कार्य जो है करना चाहिए, कौन सा महीना में करना चाहिए। फरवरी और मार्च में क्या करना चाहिए? तो फफूंदनाशक, ब्लू कॉपर यों कीटनाशक, नीम का तेल जो है छिड़काव करना चाहिए। फूल मंजर को हाथ से मसलकर ख़त्म करना चाहिए। घेरा की मरम्मती करना चाहिए। पौधा का एक्स्ट्रा का लगाना चाहिए। सप्ताह में 2 बार सिंचाई करना चाहिए। तना छेदक कीट से संक्रमित डाली को काटकर हटा देना चाहिए, जला देना चाहिए या दफना देना चाहिए या उस पर जो है दवा का छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ ही निम्न मात्रा में रासायनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। गर्मा फसल के लिए खेती की तैयारी करना चाहिए। यह महीना फरवरी और मार्च में है। अप्रैल से जून तक क्या करना चाहिए? पौधा का थाला तैयार करना चाहिए। उसमें से 4 से 5 किलो गोबर खाद या केचुआ खाद का प्रयोग करना चाहिए। थाला में हरा घास आदि से मल्चिंग करना चाहिए। सप्ताह में 2 बार सिंचाई करना चाहिए। पौधा में कीट का प्रकोप होने पर कीटनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए। दीमकनाशक दवा का छिड़काव जड़ में करना चाहिए। मिली बग के लिए कीटनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए। गर्मा खेती करना चाहिए। कीट से बचाव हेतु मई में खेत की गहरी जुताई करना चाहिए। जुलाई से सितंबर तक क्या करना चाहिए? जुलाई से सितंबर तक पौधा का थाला की सफाई करना चाहिए। उसमें यूरिया खाद देना चाहिए। फफूंदनाशक दवा देना चाहिए। तना छेदक कीट को संक्रमित डाली से काटकर हटाना चाहिए, दफनाना चाहिए। पौधा की कटाई छटाई जो है करना चाहिए। जिंदा घरान लगाना या मरम्मती करना चाहिए। पौधा का स्टका लगाना चाहिए, मरम्मती करना चाहिए। बरसाती फसल लगाना चाहिए। पौधा के आसपास जल जमा होने पर उसकी निकासी नाली का निर्माण करना चाहिए। अक्टूबर से नवंबर में क्या करना चाहिए? खेत की गहरी जुताइयों, पौधा का थाला की सफाई करना चाहिए। अंथ्राक्नोज बीमारी से बचाव हेतु फफूंदनाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए। पौधा की कटाई छटाई हेतु काम करना चाहिए। रबी फसल हेतु खेत की तैयारी करना चाहिए। दीमकनाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए। दिसंबर जनवरी में क्या करना चाहिए? पौधा के तना में ब्लू कॉपर का लेप लगाना चाहिए। अंथ्राक्नोज बीमारी से बचाव हेतु फफूंदनाशक क्लोरोथोनिल का प्रयोग करना चाहिए। पौधा की कटाई छटाई करना चाहिए। रबी फसल की खेती करना चाहिए। दीमकनाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए। मंजर को हाथ से मसलकर हटाना चाहिए। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, बागवानी मित्र, बागवानी सखी का क्या काम रहता है? बागवानी सखी, बागवानी मित्र का मुख्यतः काम होता है पौधों का बेहतर प्रबंधन करना, रखरखाव करना, उसकी सुरक्षा करना, उसकी देखभाल करना, पौधों का निकाई गुड़ाई करना, पौधों का बेसिन का प्रबंधन करना, मल्चिंग करना, पौधों का कीट का प्रबंधन आदि करना। बागवानी वाले लाभुक मित्रों को बिरसा हरित ग्राम योजना से सभी प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान करना। बागवानी में होने वाले खर्च, आमदनी, बागवानी का प्रबंधन आदि का विवरण लाभुकवार बागवानी पंजी में धारण करना चाहिए। इस पंजी में सभी लाभुकों का सभी पौधों से संबंधित निमित्त भरा जाएगा। ये बागवानी लाभुकों का बागवानी पर क्षमता वर्धन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करता है। बागवानी मित्र किसानों के लिए सामाजिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। टोला स्तर पर, ग्राम स्तर पर बागवानी वाले 10 से 20 लाभुकों का समूह
सभी सदस्यों को इस समूह का उद्देश्य बताने का बिरसा बागवानी मित्र का कार्य होता है। समूह का साप्ताहिक बैठकी इस नियम कानून समूह का उद्देश्य निर्धारित करने हेतु आम बागवानी में होने वाले कार्यों का योजना तैयार करने में किसानों को सहयोग करते हैं। लाभों को उस पंचायत उस प्रखंड में चल रहे योजनाओं के साथ अभिसरण स्थापित करने में मदद प्रदान करते हैं। योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार पौधों का पोषण, सिंचाई, जानवर से बागान का बचाव, घेरान का मरम्मती, रख रखाव, बागान के अंदर खेती बाड़ी की योजना बनाना तथा ससमय क्रियान्वित करना होता है। पंचायत द्वारा किए गए प्रपत्र में बागवानी का रिपोर्ट तैयार करना एवं अपने कार्य का प्रतिवेदन साप्ताहिक तैयार करना होता है। हरित ग्राम योजना का प्रचार प्रसार करना होता है। मानदेय या भुगतान की प्रक्रिया। बागवानी सखी बागवानी मित्र का मानदेय कार्य के आधार पर दिया जाता है। इसका मानदेय मनरेगा के अकुशल मजदूरी दर से दिया जाता है। इनका मास्टर रोल के माध्यम से पेमेंट किया जाता है, अतः इनका जॉब कार्ड अपना बैंक खाता होना चाहिए। बागवानी सखी मित्र का किए गए कार्य को प्रपत्र 1 में भरेगा, जिस पर पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक, मुखिया के द्वारा सत्यापित किया जाता है। सत्यापित प्रपत्र के आधार पर प्रखंड द्वारा इनका भुगतान किया जाता है। बागवानी मित्र सखी मित्र का मानदेय पौधों की उत्तरजीविता पर दिया जाता है। 90% से अधिक पौधों की जीवित रहने पर ही पूर्ण मानदेय दिया जाता है। यदि 90% से कम पौधे जीवित रहते हैं तो उनका भुगतान देने में दिक्कत होता है। अब देखिए यहाँ पे जो एक फ़ोटो दिखाया जा रहा है, कितना अच्छा आम का पौधा आपके सामने लगा हुआ है। यह देखिए आम का पौधा है, बीच में जो है इसमें सब्जियां उगाई जा रही है। इस तरह से आप खेती कर सकते हैं। इस तरह से आम बागवानी पौधा का हमने अभी आपको संपूर्ण जानकारी दिया। मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। इस वीडियो के माध्यम से आम बागवानी का समस्त जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी यदि किसी तरह का इसमें समस्या हो, परेशानी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जानकारी देने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।